So I think हमने ये बात कर लिया था hospital as an organization is a very complex functions of the hospital. There are many functions in the hospital. We have also understood the difference between the types of hospital like government hospital, charitable hospital, private hospital, and the corporate hospital, isn't it? Now, what are the major issues in the hospital management? कौन कौन से ज्यादा इश्यूज रहते हैं? जैसे फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पैसे नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि हॉस्पिटल जैसा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कराने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इतना आसान नहीं है। इस तरह के इश्यूज हैं, ठीक है। पेशेंट केयर, ये तो सबसे बड़ा इशू है भाई, पेशेंट केयर करना तो हॉस्पिटल इसलिए खुला है। हॉस्पिटल सेफ्टी, कि भाई हॉस्पिटल की छत ना गिर जाए, आग ना लग जाए, है ना। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं हॉस्पिटल सेफ्टी की, ठीक है। और क्या है, मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टूट ना जाए, बेड जो है टूट ना जाए, ठीक है। वायरिंग जल ना जाए, वायरिंग में कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना। हॉस्पिटल से सामान चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो ये हॉस्पिटल सेफ्टी के इश्यूज हो गए। पेशेंट सेटिस्फैक्शन, पेशेंट सेटिस्फैक्शन, कि भाई वी हैव टू सी कि पेशेंट एट द एंड ऑफ द डे सेटिस्फाइड विद द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट, ठीक है। कि हाँ, जो जिस ट्रीटमेंट के लिए आया था, जिस बीमारी के साथ में आया था, वो उसकी क्योर हो जाए, है ना। और लास्ट चीज ये है कि रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, देयर आर मेनी लॉज व्हिच हैज टू बी अबाइडेड बाय द बाय द हॉस्पिटल, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। अभी हम एक एक करके इन सबको समझेंगे हम। ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू इंक्रीज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ पेशेंट्स, में जो भी पेशेंट्स हैं उनका सेटिस्फेक्शन हो ट्रीटमेंट से। अब उन्हें ये लगे कि हाँ यार, उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा किया जा सके, पूरा किया जाए। सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करना, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। कि भाई जिस ट्रीटमेंट के लिए आया वो ट्रीटमेंट हो जाए उसका पूरा। कई क्या होते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग होते हैं। देखो, सेटिस्फेक्शन हर आदमी के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ज्यादा मिले, या पैसे ज्यादा मिले हमको, और सॉरी, हमें ज्यादा फैसिलिटीज मिले। कुछ लोग कम फैसिलिटीज में भी ओके होते हैं। जैसे कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें हॉस्पिटल के अंदर हेलीपैड चाहिए, ठीक है। हेलीपैड, हेलीपैड मतलब हॉस्पिटल की छत के ऊपर एक हेलीकॉप्टर आएगा, वहां से पेशेंट जो आएगा, पेशेंट अपने वहीं से एकदम से डायरेक्टली बेड पे जाके एडमिट हो जाएगा। ये लेवल, कुछ लोग नॉर्मल हॉस्पिटल से भी दे आर ओके विद इट। आरएफआईडी, आर यू अवेयर व्हाट इज आरएफआईडी? नो सर सर। नहीं आइडिया? सर आइडिया है। अब बताओ क्या होता है। सर ये तो वैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है आइडेंटिफाई डेटा ट्रांसमिशन के लिए। हाँ, क्या होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, क्या होता है बताओ। तो जैसे कि वो हमारा फास्ट टैग होता है, वो RFID की बेसिस पे काम करता है कि उसको हाँ जी, स्कैन हाँ कर जी। लेता है, और जो भी बैलेंस डिडक्ट होना होता है एक्सीलेंट, वो हमारे अकाउंट से हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर सपोज करो ऐसा ही एक आरएफआईडी टैग मैं हॉस्पिटल में फाइल्स जो होती है ना, फाइल्स, उसके ऊपर लगा दूं, ठीक है। और जहां भी वो फाइल रखी है, मेरे को उसकी लोकेशन पता चल जाएगी कहां पर है ये, है ना। किया जा सकता है ये चीज। जैसे क्या होता है, हॉस्पिटल्स में फाइल्स ही नहीं मिलती हैं, फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है, फाइल कहाँ है। तो एक फाइल पे आरएफआईडी टैग लगा दो, और हॉस्पिटल में सारा नेटवर्क है, उससे पता कर लो ये फाइल कहाँ रखी है, डायरेक्टली वहां जाके ले आओ। हॉस्पिटल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइल खो जाना, ना मिलना, मिसप्लेस हो जाना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके पीछे कई कई हाउसकीपिंग के आदमी लगे रहते हैं सिर्फ ढूंढने के लिए उसको, ठीक है। एक इसका ये एग्जाम्पल हो गया। एक सपोज करो, देखो आपको पता होगा बहुत ना एक्सपेंसिव ड्रग्स भी होती है, जैसे 2 लाख की एक ड्रग है, मतलब एक छोटी सी वायल 2 लाख रुपए की है। अब 2 लाख रुपए की वो वायल है, और कोई भी फार्मेसी का आदमी उसको मन करा कि चल भाई इसको अपनी जेब में रख लूं और चुपचाप ले जाऊं, मेरा तो 2 लाख रुपए बन जाएंगे, है ना। तो क्या है कि हम ऐसी चोरियों को बचा सकते हैं अगर मैं उस पर आरएफआईडी टैग लगा दूं, तो वो जहां भी जाएगी मुझे पता चल जाएगा कहां पर है वो ड्रग, है ना।
हॉस्पिटल के हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दूं, ठीक है, कोई कोई मतलब कोई भी चोरी ना हो कर सके, कोई भी चीज, कोई फाइल ना चोरी हो सके, कोई जो भी इक्विपमेंट है वो चोरी ना हो सके, उस पे उस पे स्टिकर लगा दिया, मतलब आरएफआईडी टैग लगा दिया जाए। समझ में आ रहा है आपको जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ? जी। ओके, चलो। अब कई पेशेंट्स होते हैं ऐसे जो कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, वो कहीं भी चल पड़ते हैं उठ के एकदम से, या कई पेशेंट्स होते हैं जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, तो काफी इशू वाली बात हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, उन पे आरएफआईडी टैग लगा दो, है ना, मतलब उनके हाथ पे बैंड जो बांधते हैं उस पे टैग लगा दो कि इन केस अगर पेशेंट कहीं मिसिंग हो जाए तो हमें तुरंत पता चल जाए कि पेशेंट की लोकेशन क्या है। सो यू नो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ दिस आरएफआईडी टैग जो कि किया जा सकता है। चलिए, सो the second objective of hospital management is to use modern management methods for improving the quality of patient care। मतलब नई नई टेक्निक्स को यूज करना जिससे कि हमारा पेशेंट का जो क्वालिटी केयर है वो इम्प्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ केयर इम्प्रूव हो सके, isn't it? जैसे नई नई टेक्निक्स क्या आ रही है, जैसे रोबोटिक सर्जरीज आ रही है रोबोटिक सर्जरी। आपको डिफरेंस पता है रोबोटिक सर्जरी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में, और इन दोनों में अंतर पता है आपको क्या होता है? रोबोटिक सर्जरीज क्या होती है? तो रोबोटिक सर्जरीज तो वो हो गई जो कि कंप्यूटर ऑपरेटेड रहती हैं। अच्छा, कंप्यूटर कंप्यूटर अपने आप ही चलाता है उसको? नो सर, ऑब्वियसली ह्यूमंस उसको ऑपरेट करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो एक मतलब, और सर्जरी कौन करता है फिर? सर्जरीज करते ह्यूमन ही है, लेकिन लेकिन जो मीडियम रहता है वो रोबोट्स रहता है। हाँ, तो करते डॉक्टर, या मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि एक रोबोट सर्जरी करता है और उसके पीछे एक डॉक्टर ही उसको चला रहा होता करेक्ट। है ना? और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? गुड गुड, यही होता है रोबोटिक सर्जरी। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है, मतलब वो भी मशीन ही होती है, लेकिन उसके अंदर खुद से डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में क्या अंतर है? तो वो उसको सर डिसीजन नहीं ले सकता, हम जो कमांड देंगे उसको वो फॉलो करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है खुद से डिसीजन ले सकता है, चीजों को पढ़ करके, स्टडी करके। ओके ओके ओके, चलो मैं डिफरेंस समझा दूं। वेरी गुड, यू हैव गिवन अ वेरी सेटिस्फैक्टरी आंसर, बट लेट मी टेल यू इन डेप्थ, यू आर राइट। जैसे क्या होता है रोबोटिक सर्जरी में, क्या है, एक रोबोट सर्जरी कर रहा है, लेकिन पीछे कोई डॉक्टर बैठा है और वो सर्जरी करा रहा है उस रोबोट से, ठीक है? पीछे कोई डॉक्टर बैठा है और वो उस रोबोट से सर्जरी करा रहा है। इज दिस क्लियर? तो देखो इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर एक डॉक्टर को ही एंगेज होना है, डॉक्टर ही पीछे बैठ के उसे चलाएगा, तो क्या फायदा रोबोटिक सर्जरी का? बताओ कोई मुझे, क्या फायदा रोबोटिक सर्जरी का? प्रिसीजन, एक्यूरेसी, टाइम। कैसे आएगी प्रिसीजन एक्यूरेसी? सर क्योंकि उसके अंदर ह्यूमंस की कुछ लिमिटेशंस हैं सर, जैसे कि आप बिल्कुल ही, जैसे? जैसे कि मैं वही बता रहा हूँ सर, बिल्कुल कैपिलरी लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो कैपिलरी लेवल पे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है अगर तो डायरेक्टली ह्यूमन इंटरवीन करता है। लेकिन अगर हम नहीं, लोग तो वो रोबोट। रोबोट भी नहीं कर सकता, रोबोट भी नहीं कर सकता, कैपिलरी लेवल पे रोबोट भी नहीं कर सकता है, ओके सर। ठीक है? आपने वर्ड बिल्कुल सही यूज किया है कि ह्यूमन की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो क्या लिमिटेशंस हैं? चलो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है? लिमिटेशंस क्या है? मैं अपना हाथ क्या 360 डिग्री मूवमेंट करा सकता हूं अपने फिंगर्स की? बताओ आप, एक डॉक्टर अपनी फिंगर की 360 डिग्री मूवमेंट करा सकता है? नो। नहीं करा सकता ना, है ना? लेकिन क्या एक रोबोट की एक फिंगर जो है वो 360 डिग्री मूवमेंट करा सकती है? यस सर। करा सकती है ना, क्योंकि उसमें तो सिर्फ नट बोल्ट लगे होते हैं। वो तो कैसे भी खुल के उसको उस हिसाब से बनाया जा सकता है कि वो 360 डिग्री। तो एंगुलेशन ऑफ मूवमेंट्स
की जो रिस्ट्रिक्शन है ह्यूमन बॉडी की वो खत्म हो जाएगी एकदम से। चलो दूसरी चीज, डॉक्टर के हाथों में कैमरा लगाया जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या रोबोट की फिंगर्स के अंदर कैमरा लगाया जा सकता है, माइक्रो कैमरा? यस। है ना? तो आप जो कहते हैं ना कैपिलरी लेवल पे जो जाके करता है, वो इस तरह से करता है बिकॉज वो वहां पर कैमरा लगा के माइक्रोस्कोपिक व्यू ले सकता है और बेहतर तरीके से समझ सकता है उसको। ठीक है, ठीक है। सो जो कैपिलरी लेवल की आप बात कर रहे थे, मैं डायरेक्टली इसलिए नहीं आया उस पर क्योंकि इजीली पहले मेरे को बड़ी बात समझानी पड़ेगी, उसके बाद मेरे को छोटी बात समझानी पड़ेगी। अब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो कैपिलरी लेवल पे काम करता है, क्योंकि उनकी फिंगर वो हम जहां मर्जी चाहे कैमरा लगा सकते हैं वहां पर और उसको पेनिट्रेट करके अंदर जा सकते हैं। अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम काम कर सकते हैं इस चीज को। आया समझ में रोबोटिक सर्जरी में? यस सर। So is this clear with everyone? What is robotic surgery? Yes. Now we'll talk about the artificial intelligence in healthcare, AI in healthcare. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि जैसे क्या हुआ कि मतलब कि ना खुद डिसीजन मेकिंग करता है, मतलब मशीन जो है खुद डिसीजन मेकिंग करते हैं। कैसे करते हैं वो डिसीजन मेकिंग, वो समझते हैं। क्या हुआ, मैंने क्या करा, एक पेशेंट का एक नॉर्मल मतलब पेशेंट का एक एक्सरे लिया जो कि नॉर्मल था। ठीक है, डॉक्टर ने देखा नॉर्मल था। ठीक है, अब वो मैंने क्या करा, उस मशीन के अंदर डाल दिया, एक मशीन ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीन ली, उसके अंदर डाल दिया, उस कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया उसको, और उसको बताया कि नॉर्मल एक्सरे ऐसा दिखता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ऐसे मैंने 50,000 मतलब 5 लाख एक्सरेज दिखा दिए उस मशीन को, उस कंप्यूटर सिस्टम को, कि नॉर्मल एक्सरे ऐसा दिखता है, नॉर्मल एक्सरे ऐसा दिखता है, नॉर्मल एक्सरे ऐसा दिखता है, नॉर्मल, और उसको सिखा दिया और पढ़ा दिया कि नॉर्मल ऐसा दिखता है। ये एल्गोरिथम्स हैं नॉर्मल के। अब क्या हुआ कि अब उस मशीन के पास 5 लाख नॉर्मल एक्सरे देख के उसे पता चल गया कि नॉर्मल एक्सरे कैसा होता है। अब हुआ क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब मैंने क्या करा, उस मशीन का यूज करा, एक पेशेंट का एक्सरे लिया और उस मशीन के अंदर डाल दिया। अब वो ये बता देगा कि ये नॉर्मल है या नहीं है, बस उतना बता देगा नॉर्मल है कि नहीं है। अगर नॉर्मल है तो कहेगा नॉर्मल है ये एक्सरे, और अगर नहीं है तो कहेगा एबनॉर्मल है, ये नहीं पता क्या दिक्कत है लेकिन कुछ एबनॉर्मल है इसमें। समझ में आ रही है बात आपको? ये नहीं पता क्या। तो क्या होता है यूजुअली इन अ हॉस्पिटल जब एक्सरे लिए जाते हैं सो 70 to 80% नॉर्मल एक्सरेज होते हैं। मेरा एक डॉक्टर सिर्फ इसलिए एम्प्लॉयड है कि वो सुबह शाम जो है बस नॉर्मल एक्सरेज देख रहा है। ठीक है, अब अगर ये नॉर्मल 70% एक्सरे जो है, मतलब अगर मेरा मैं सारे 100 एक्सरे जो है मशीन के अंदर डालूं दिन के, ठीक है, और उसमें से बता देगा कि 70 तो ये तो नॉर्मल है, बाकी 30 में एबनॉर्मलिटी है कुछ, ये नहीं पता क्या, पर एबनॉर्मलिटी है इनमें कुछ। तो उन एक्सरेज को कौन ले, डॉक्टर फिर से ले, बस उन 30 एक्सरेज को, और बैठ के उनकी रिपोर्ट बना दे उनकी। ठीक है, तो डॉक्टर का काम कम हो गया, भाई 70 एक्सरे नॉर्मल बैठ के नॉर्मल रिपोर्ट बना रहा था, अब उसको सिर्फ 30 ही एक्सरे देखने हैं। 30 एक्सरेज को प्रॉपर्ली देखकर वो ही कैन मेक थिंग्स। Now is it clear? Any doubt for artificial intelligence? What is artificial intelligence? Yes sir, clear. ठीक है, so these are the new techniques that are coming up in the management to improve the quality of care. ठीक है, now the next point, to reduce the congestion and waiting time of outpatients. अब हॉस्पिटल में जाते हो आप, सबसे पहले क्या होता है, क्यू लगी होती है, हर जगह वेटिंग टाइम होता है बहुत ज्यादा। डॉक्टर आएगा, पेशेंट को देखेगा, ठीक है, और इतने सारे पेशेंट की लाइन क्यू में लगी हुई है तो एक एक करके देखेगा, है ना? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वेटिंग टाइम, एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो,
अब डिस्चार्ज में ही कम से कम 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं एक पेशेंट के, तो वो बेड अननेसेसरी ऑक्यूपाइड है। डॉक्टर ने सुबह ही बोल दिया, डॉक्टर के साथ तो चले जाओ आप, लेकिन 4 से 5 घंटे वो जो बेड ऑक्यूपाइड होता है, क्यों ऑक्यूपाइड होता है? क्योंकि उसका डिस्चार्ज हो रहा होता है। डिस्चार्ज में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि पहले उसकी डिस्चार्ज समरी बनेगी, डिस्चार्ज समरी बनने के बाद में उसका उसमें जो भी डिस्चार्ज मेडिसिन लिखी है वो डिस्चार्ज मेडिसिन्स आएँगी, उसके बाद में उसको मतलब हॉस्पिटल जो डिस्चार्ज मेडिसिन देने के बाद में उसको हॉस्पिटल का बिल पे करना है। अगर कैश पेशेंट है तो बिल को पे कर देगा, और क्रेडिट पेशेंट मतलब टीपीए इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, इंश्योरेंस वाला पेशेंट है तो उसका वो इंश्योरेंस कंपनी को टीपीए को भेजते हैं वो, टीपीए से अप्रूवल आएगा उसके बाद क्लियरेंस होगा। तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटा एवरेज लगता है फॉर अ पेशेंट टू गेट डिस्चार्ज। मतलब अगर सुबह 10 बजे बोला है डॉक्टर ने तो आराम से 2 बज जाएँगे पेशेंट को जाते-जाते। जाते-जाते भी आधा घंटा और लग जाता है, ठीक है? तो 4 साढ़े 4 घंटे जो है बेड वो ऑक्यूपाइड है विदाउट एनी रीजन। और जब तक वो बेड ऑक्यूपाइड है तो जो पेशेंट वेट कर रहा है, वेटिंग फॉर एडमिशन है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना? सो दिस इज द टू रिड्यूस द कंजेशन ऑन वेटिंग। तो अब इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि वेटिंग टाइम कम से कम हो जाए हमारा? देखो, एक चीज होती है इनिशियल असेसमेंट यूनिट, IAU, इनिशियल असेसमेंट यूनिट। जैसे हॉस्पिटल में कोई आउट पेशेंट दिखाने के लिए आया, सो NABH एवरी मतलब NABH और गुड क्वालिटी केयर सेज दैट जैसे ही पेशेंट आ रहा है तो उसका बीपी, शुगर, ठीक है, हाइट, वेट, ये सब चेक कर लिया जाए उसका पहले ही। एक नॉर्मल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर को बिठा दिया जाए और वो ये सब चेक करके अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी पूरी हिस्ट्री ले ले। तो जो मेन डॉक्टर है, जो मेन डॉक्टर है, ठीक है, जो कंसल्टेंट है, उसके पास जब जाएँगे तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें मेजर्ड है, उनके पास में ये सारी चीज़ें पहले से ही गई हैं। तो उससे क्या है, डॉक्टर का भी टाइम बचेगा। जो डॉक्टर को ये सब लिखने में और ये सब मेजर करने में जो 10 मिनट लगेंगे, वो उसका काम अब 5 मिनट में ही हो जाएगा। ठीक है? तो उसकी कंसल्टेशन इंप्रूव हो जाएगी। इज़न्ट इट? तो और पेशेंट को भी क्या लगेगा, हाँ, मेरे को किसी डॉक्टर ने तो देख लिया एक बार, पेशेंट भी खुश और डॉक्टर का भी फायदा हो गया। इनिशियल असेसमेंट यूनिट और अच्छी क्वालिटी केयर भी हो गया, है ना? तो वेटिंग टाइम फॉर ओपीडी कंसल्टेशन विल रिड्यूस। ऐसी एक चीज है डिस्चार्ज लाउंज। मतलब क्या हो गया कि डिस्चार्ज लाउंज का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा लाउंज सा बना दें हर एक फ्लोर पे। मेदांता हॉस्पिटल में कौन है? आप में से कोई था मेदांता में? सर मैं मेदांता में इंटर्नशिप कर चुका हूँ। अच्छा, कर चुके तो आपको पता होगा हर फ्लोर पे वहां पे एक डिस्चार्ज लाउंज है। यस सर। है ना? लिफ्ट के पास में दोनों तरफ। यस सर। अब अगर पेशेंट स्टेबल है तो उसको वो वहां से डिस्चार्ज करके उधर बैठा देते हैं कि आप यहाँ बैठो जब तक आपका बिलिंग की फॉर्मेलिटीज हो रही है। 3-4 घंटे लगेंगे आपको बिलिंग की फॉर्मेलिटीज के लिए, जब तक आपकी बिलिंग की फॉर्मेलिटीज हो रही है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो वो डॉक्टर ही बताएगा कि पेशेंट स्टेबल है और डिस्चार्ज लाउंज में ये बैठ सकता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, मतलब इस तरह से जैसे इनको फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो उनके लिए मूवमेंट बड़ी मुश्किल होती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि मतलब जब आए थे तो सिक थे लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, तो डॉक्टर बताता है कि ये पेशेंट को हम डिस्चार्ज लाउंज में बैठा सकते हैं। तो वहां पे डिस्चार्ज लाउंज में बैठा दिया उनको, वहां से बेड वेकेट कर दिया, फिजिकल बेड वेकेट कर दिया वहां से, और उस बेड पे इतने में नए पेशेंट ले लिया। इतने उसकी बिलिंग फॉर्मेलिटीज होंगी पैरेलली, इतने में पेशेंट एडमिट होकर उसका जो नेक्स्ट पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल मेरा पेशेंट केयर भी इंप्रूव हो गया, बेड भी मिल गया, वेटिंग टाइम भी कम हो गया, है ना? और उधर पैरेलली मिले रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। अभी सोचो कि 3 घंटे ये पेशेंट अगर वेट करता तो 3 घंटे इस पेशेंट का बाद में उस पेशेंट का ट्रीटमेंट भी डिले होता और मेरा रेवेन्यू भी लॉस होता उसमें। अब मेरा नया पेशेंट आएगा, सेकंड पेशेंट आएगा तो वो ज्यादा पैसे देके जाएगा। चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। देयर आर 2 सिनेरियोस, ठीक है? या पूछा था या नहीं पूछा था मैंने आपसे ये क्वेश्चन? कौन सा मैं क्वेश्चन? ऑडिबल? यस सर। मैंने पूछा विच था ना आपसे ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कि 2 सिनेरियोस हैं,
एक में पेशेंट 2 दिन एडमिट होता है और एक में एक पेशेंट 4 दिन एडमिट होता है। सो जो इंडिविजुअल बेड है मतलब तो उसमें कौन सा पेशेंट ज्यादा पैसे देके जाएगा? तो 4 दिन एडमिट हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा इसका मतलब आपसे। जो 4 दिन एडमिट हुआ है, ठीक है, देखो जो 4 दिन एडमिट हुआ है ना, वो ओवरऑल कम पैसे देके जाएगा एवरेज। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, वो पहले और दूसरे दिन होती हैं। बाद के दिन तो सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट चलता है जिसमें दवाइयां चलती हैं। पहले दूसरे दिन इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन भी होगा, एमआरआई भी होगा, आपके लैब टेस्ट भी सारे होंगे, सब कुछ होगा। तो पहले दूसरे दिन में मैक्सिमम लैब टेस्ट और मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन होती हैं और इन्वेस्टिगेशन का पैसा मिलता है। ट्रीटमेंट तो पैरेलली चल ही रहा है। 2 दिन बाद में थोड़ा पेशेंट इंप्रूव कर जाता है, तो इंप्रूव करने के बाद में क्या होता है, ट्रीटमेंट जो होता है, दवाइयां पहले ज्यादा चल रही होती है रोजेस, फिर वो कम हो जाती है दवाइयां भी। तो बाद के दिन तो ये तो कम पैसे देके जाता है। तो ओवरऑल क्या है हमारा ए लॉस? व्हाट इज ए लॉस? एनीवन हु इज अवेयर ऑफ व्हाट इज ए लॉस? नो सर। एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। हमारा ए लॉस देखो, मैनेजमेंट में जब है ना, तो मैनेजमेंट की तरह बात करनी चाहिए। ए लॉस कम करना है, मतलब एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, पेशेंट का ए लॉस कम करना है कि भाई मैक्सिमम 3 दिन तक पेशेंट एडमिट रहे, ज्यादा एडमिट ना रहे। क्योंकि जितना लेंथ ऑफ स्टे कम होगा उतना ज्यादा उसमें से उसमें उसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा होगा, आरपॉप ज्यादा होगा। व्हाट इज आरपॉप? ARPOB? एनी आइडिया? रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। वेरी गुड, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मतलब मेरा आरपॉप उतना ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब ए लॉस जो है, कई कई पेशेंट का क्या होता है, कई कई पेशेंट जो होता है 10 दिन तक एडमिट रहते हैं, ठीक है, तो मेरा आरपॉप कम हो जाता है इससे। हाँ, जो पेशेंट 2 या 3 दिन एडमिट रहेगा, आरपॉप मेरा इंक्रीज हो जाएगा एकदम, क्योंकि 2-3 दिन में मैंने बताया ना, पहले दूसरे तीसरे दिन में ही सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाते हैं, मेजर मेजर सब हो जाते हैं, है ना। सो ए लॉस हमें कम से कम करना है टू इंक्रीज द एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। कोई मुझे इन नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स बता सकता है? अपोलो का आरपॉप कितना है? नो अपोलो आइडिया। हॉस्पिटल्स का आरपॉप कितने हैं? सो अपोलो हॉस्पिटल्स का आरपॉप अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार रुपए है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, एटलीस्ट एक जो बेड है उनका एक दिन अगर ऑक्यूपाई होता है तो 25 से 30 हजार रुपए देता है, ठीक है। और हमारा आरपॉप और इंक्रीज होना चाहिए। और इंक्रीज कैसे होगा? जितने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होंगे, ट्रीटमेंट से उतना ज्यादा नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा मतलब दवाइयां नहीं होती है, नॉर्मल दवाइयां नहीं होती है, ठीक है। और बहुत सारी दवाइयों पे तो कैपिंग भी की हुई है सरकार ने। कैपिंग पता है क्या होती है? सरकार ने कैपिंग की होती है दवाइयों पे। सर लिमिट लगा रखी होती है। हाँ, लिमिट लगा के लिए उससे ज्यादा नहीं बिकेगी। जैसे जैसे क्या है, आपको पता होगा कार्डियक स्टेंट्स। सुना है कार्डियक स्टेंट्स के बारे में? कार्डिक स्ट्रेंट्स। हाँ, नो सर। कार्डियक स्टेंट स्टेंट यस सर, यस सर, कार्डियक यस दिन सर, में। यस सर। हाँ कार्डिक स्ट्रेंट्स, यस सर। हाँ, पहले पहले के कार्डियक स्टेंट 2 लाख रुपए के आते थे। हम्म। 2017 में सरकार ने बोला कि कल से इसको कोई भी 30 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं बेचेगा। तो वो स्टेंट्स जो है 30 हजार रुपए के आते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा का नहीं बेच सकता कोई भी, ठीक है। इसको बोलते हैं कैपिंग। पहले वो 2 लाख रुपए का बिकता था, वही स्टेंट जो है कोई भी 30 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं बेच सकता। मैक्सिमम है 3 लाख, और सॉरी सर 30 हजार रुपए। सर केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स पर भी है। वेरी गुड। कीमोथेरेपी, बहुत सारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स हैं जिनपे की कैपिंग की हुई है। 5 हजार, मैक्सिमम 5 हजार से कोई ज्यादा, 2 हजार, 2,500, बहुत सारी कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स है। इसके लिए क्या होता है, एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बनती है ऑन रेगुलर बेसिस। उसमें जो भी ड्रग्स होती हैं, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, वो डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत तहत उनको उन पे प्राइस कैपिंग होती है कि उनको उस पर्टिकुलर प्राइस से ज्यादा का नहीं बेचना है।
NLEM नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होती है, जो कौन बनाता है? NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। NPPA बनाता है एक लिस्ट जिसका नाम है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, और ये सारे के सारे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर आ जाते हैं, जो भी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं, और उसमें NPPA डिसाइड करता है कि कितना इनका दवाई का वो होना चाहिए, मतलब सॉरी मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। NLEM की लिस्ट NPPA नहीं बनाता है। NLEM की लिस्ट जो है रेगुलरली बनाई जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बनाता है शायद, ठीक है। सो वो जो लिस्ट होती है, जो भी उसके अंदर ड्रग्स होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंडर आ जाती हैं, DPCO के अंडर, ठीक है। और वो सारी ड्रग्स का जो प्राइस है NPPA फिक्स करता है, कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए। NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। Is this very clear with everyone? Yes sir. चलो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। Is capping of price is a good thing? Capping of price of the drugs is a good thing? Yes sir. क्यों? सर जिनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वीक है, अफोर्डेबल नहीं है ड्रग्स, तो फिर उनके लिए तो अच्छी चीज है कैपिंग। चलो, एनीवन एल्स? दिव्या, विशाखा? आप भी बोलो कुछ। बताओ। Sir, agree with Abdul. के साथ you also agree? Okay. चलो मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूँ। ये तो है ही ऑब्वियसली, पर इसका एक और एंगल है जो आप नहीं समझे अभी, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है, आपसे पूछता हूं मैं, ठीक है। आप समोसे बनाते हो, ठीक है अब्दुल, ठीक है। सपोज आप समोसे बनाते हो, ठीक है, और समोसा बनाते हो आप, एक बनाने की कॉस्ट आती है आपको 10 रुपए, ठीक है। ओके सर। अभी मतलब आज की रेट में अगर मैं बात करूं तो आज आप उसको बेच रहे थे 20 रुपए का या 25 रुपए का बेच रहे थे, तो पर समोसा कितना प्रॉफिट हुआ आपका? सर बनाने की कॉस्ट 10 रुपए आ रही थी। हाँ 10 रुपए आ रही थी पर समोसे, और आप जो बेच रहे थे वो 25 रुपए का, 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और आप एक दिन में 10,000 समोसे बनाते हो, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हुआ एक दिन का आपका? बताओ। सर लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए पर डे का, ठीक है। काफी अच्छा बिजनेस है, मैं सोच रहा हूँ कल ही शुरू कर लूं, ठीक है। चलो एनी हाउ, अब कल से सरकार बोलती है कि आपको ये समोसा जो है कोई भी 11 रुपए से ज्यादा का नहीं बेचेगा, ठीक है। 11 रुपए से ज्यादा का समोसा नहीं बेचेगा कोई भी। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए। मतलब 10,000 समोसे बेचते हो आप एक दिन में, और एक पे हो गया मतलब एक समोसे पे 1 रुपए बचता है, तो 10,000 रुपए बचाते हैं। 10,000 रुपए सर, ठीक है, 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब बीइंग अ समोसा वाला गाय, आपका सारा ओनर हुआ आप। अब दोस्तों यार, मैं 10,000 रुपए कमाने के लिए, पहले 1.5 लाख रुपए कमा रहे थे, ठीक है। 10,000 रुपए कमाने के लिए मैं इतने एम्प्लॉयज रखता हूँ, आलू मंगवाता हूँ, मैदा मंगवाता हूँ, सारा झंझट पालता हूँ, कितने मिलते हैं? मतलब 10,000 रुपए मिलते हैं सिर्फ, ठीक है। छोड़ यार, मैं नहीं बनाता, बाढ़ में जाए, मेरे को नहीं बनाना। सरकार ऐसे उंगली करेगी तो मैं कैसे करूं? कल से मैं समोसे नहीं बनाता। तो अब इससे क्या होगा कि तुमने समोसा बनाना बंद कर दिया, और ऐसा तुम ही नहीं सोच रहे, बाकी सब भी ऐसा ही सोच रहे हैं। बाकी जो समोसे बनाने वाले हैं वो सब यही सोच रहे हैं, ठीक है।
तो उन्होंने भी प्रोडक्शन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब इससे क्या होगा, भाई मैं तो रोज समोसे खाने वाला आदमी हूं, मेरे को तो रोज समोसे खाने हैं, इससे मुझे क्या दिक्कत हुई एज अ सिटीजन? आपको समोसे नहीं मिलेंगे। समोसा नहीं मिलेंगे तो मैं समोसा खा नहीं पाऊंगा। सपोज करो मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि रोज आपको एक समोसा खाना है हेल्दी रहने के लिए, तो क्या होगा? अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी, फिर कहाँ से वेरी खाएंगे। गुड, अवेलेबिलिटी ही नहीं रहेगी। ठीक है, यही आंसर है, समोसे की जगह ड्रग को ले आओ बस। कैसे? और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अब क्या है कि आई मतलब आई एम फ्रॉम आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली। तो क्या है कि मैं 15 रुपए का समोसा, मतलब 25 रुपए का समोसा अफोर्ड कर सकता हूँ। और जब मेरे को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि तुम्हें खाना ही खाना है, क्योंकि कंपनी ने बनाना बंद कर दिया, देख गरीब तो पहले भी मर रहा था, अमीर भी मर रहा है, क्योंकि वो दवाई को दवाई की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और रियलिटी में ऐसा हुआ है कई सारी पीडियाट्रिक ड्रग्स के साथ में, जिसकी कैपिंग कर दी सरकार ने, और सरकार ने बाद में उनकी प्रोडक्शन ही बंद हो गई। और बहुत सारे पेरेंट्स इधर से उधर घूमते रहे उस दवाई के लिए। तो सर समझ नहीं बात आपको? सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करती इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। नहीं करती ना, सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करती वो, बस वो क्या करते हैं, आर्म ट्विस्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि भैया खाओ अपनी, ये मतलब आप जो है दवाई को वो कैप कर दो, मतलब प्राइस को कैप कर दो उनके अनुसार। हर एक आदमी जो भी मेहनत कर रहा है, मेहनत करके पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उसको कैपिंग कर दो। कैपिंग इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सर इंडिया ओवरऑल जैसी इट्स नॉट अ कंट्री में गुड तो है। आइडिया है। इंडिया जैसी कंट्री में तो अच्छा आइडिया है। नहीं, अगेन मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बार सोचोगे वो प्रोडक्शन ही बंद कर दे, फिर तुम क्या कर लोगे? भाई ये तो प्रोडक्शन करना तो मेरे हाथ में है। या तो फिर सरकार ये करे कि अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी खोले और उसके थ्रू मैन्युफैक्चर करवाए। समझ रहे मेरी बात आप? So that's why it's not a very good idea. Overall, it's not a good idea. To ban something is not a very good idea. We have to regulate it. Regulate. There's a difference between banning and regulation. Regulate करना चाहिए, ना कि बैन करना चाहिए। ऐसे कैप नहीं करना चाहिए। थोड़ा प्राइसेस को इतना भी होना चाहिए सामने। मैंने बताया ना समोसे वाली बात आपको बताई मैंने। आप थोड़ा ना सोचोगे यार, एक में 10,000 रुपए, जो आदमी 1 लाख एक दिन का 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो सोचेगा 10,000 रुपए में कैसे सेटिस्फाई हो जाएगा वो। ठीक है ना? वो सोचेगा कि भाड़ में जाए। मैं नॉर्मली मेरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब जो मैंने दुकान खोल रखी है, इसको बेच बाच के मैं पैसे जो है अपने बैंक में डालूंगा, सिंपल फिक्स डिपॉजिट में डालूंगा तो भी मुझे 10,000 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे एक दिन में। तो मैं वो ना करूं, उसमें मेहनत भी नहीं करनी, आराम से घर बैठ के खाऊंगा मैं। समझो ना बात को आप। फार्मास्यूटिकल कंपनी कम से कम करोड़ों की कंपनी होती है वो सब कुछ अपनी फैक्ट्री बंद करके आराम से उस पैसे को एफडी में डाल के, बैंक में डाल के, एफडी में डाल के आराम से पैसे कमाएगा वो। कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका कोई झंझट भी नहीं है, आराम से बैठे बैठे अपने कोई मेहनत नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना। आप एक पर्सपेक्टिव सोचो, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर, मतलब फ्रॉम अ ओनर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। भाई वो 1200-1500 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई हुई है उसने, अगर उसको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो करेगा ही नहीं काम। So that's why it is always not a good idea to cap something. ठीक है, चलो। मैं क्या बता रहा था, मैं कुछ पता नहीं क्या बताते मैं कहाँ चला गया। कॉस्ट कटिंग। अच्छा नहीं, कॉस्ट कटिंग नहीं कर रहा मैं आपको। रेगुलेशन आरपॉप, हाँ, तो आपको एलॉस कम करना है। क्यों? क्योंकि आपको वेटिंग टाइम आरपॉप बढ़ाना है। आरपॉप कैसे बढ़ेगा? जैसे जितना पेशेंट गया 2-3 दिन से ज्यादा, अच्छा एलॉस होता है 3 मैक्सिमम 4 दिन, बस ज्यादा नहीं होता। उसके बाद में हमारा जो है रेवेन्यू कम होने लगता है उस बेड से। ठीक है, अच्छा, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम है।
to cut down the cost wherever possible, कि जहां पे भी कॉस्ट कटिंग करी जा सके, ठीक है, उसको कम कर दें। जैसे कि भाई 5 रेडियोलॉजिस्ट हैं, अगर 4 में काम चल सकता है तो 4 ही रखो, 5 में रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग में और क्या कर सकते हैं हम? कॉस्ट कटिंग में और क्या कर सकते हैं? जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सबसे पहले करते हैं पेपर को दोनों साइड से प्रिंट कर लो और ये करो पेपर वेस्टेज के पास ज्यादा होता है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कॉस्ट कंटेनमेंट के मेजर्स, ठीक है, कि भाई सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग कर दो, ठीक है, पहले से एस्टिमेटेड बजट बना दो अपना, कि हमें ये इतनी चीज चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रिंटर्स कम कर दो, ये भी एक तरीका होता है। जब प्रिंटर्स कम हो जाएंगे तो लोग अननेसेसरी प्रिंट आउट्स नहीं निकाला करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट्स। अब कॉस्ट कटिंग के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं कितने तरीके बताऊं आपको, ठीक है। ओके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एडिशनल मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये तो मैनेजमेंट का काम ही है कि रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज किया जाए। जैसे पहले क्या होता था, पहले अगर कोई पेशेंट को सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन होता था, अगर जब सीटी स्कैन होता था उसका, जब उसका सीटी स्कैन होता था, तो पहले तो सीटी स्कैन कराना पड़ता था जाके, और फिर उसकी रिपोर्ट लेने के लिए भी एक आदमी को स्पेसिफिकली जाना पड़ता था और वो रिपोर्ट लेके आता था। आजकल क्या होता है, आजकल क्या होता है, अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, ऑनलाइन ही रिपोर्ट, मतलब टेस्ट ही कराने जाना है बस आपको, रिपोर्ट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी, आपको आने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, है ना। आजकल तो ये सिनेरियो हो गया, बड़ा सिंपल सा सिनेरियो हो गया है, ठीक है। आजकल अगर मुझे अपॉइंटमेंट बुक करना है तो मैं कैसे करूंगा? ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर मुझे हॉस्पिटल का बिल पे करना है तो मैं कैसे करूंगा? बताओ। सर वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। अब सुनो, आपने अपोलो मेदांता में काम करते, मेदांता में क्या है, एक बहुत अच्छा आईटी सिस्टम है। जैसे क्या है, पेशेंट फर्स्ट डे एडमिट हुआ विद अ कंप्लेंट ऑफ सीवियर एनीमिया, उसका हीमोग्लोबिन लेवल 4 है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे की बात आ जाती है, हाँ, तो अब मुझे उस पेशेंट को रेगुलरली मॉनिटर करना है क्योंकि वो सीवियर एनीमिया के लिए हुआ है, तो मुझे उसका हीमोग्लोबिन लेवल ठीक करना है। तो डेली कौन सा टेस्ट होगा? हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा उसका डेली, है ना। तो क्या होगा कि पहले तो क्या होता था, रिपोर्ट मतलब ब्लड सैंपल जाता था, उसकी रिपोर्ट आती थी प्रिंटेड फॉर्मेट में। अब क्या होता है कि मोबाइल ऐप के अंदर ही डॉक्टर कैन सी कि भाई पेशेंट की क्या वो है, रिक्वायरमेंट्स हैं। मतलब पेशेंट का हीमोग्लोबिन डेली हो रहा है, 10 दिन तक एडमिट रहा पेशेंट, तो जिस दिन एडमिट हुआ था उस दिन 4 था, और जिस दिन डिस्चार्ज हुआ उस दिन 10 था, तो डेली हो रहा था। तो देखा पहले दिन 4, दूसरे दिन 3, उसके नेक्स्ट डे 4.5, उसके नेक्स्ट डे 5.5, उसके नेक्स्ट डे 7, उसके नेक्स्ट डे 7.5, उसके नेक्स्ट डे 8, उसके नेक्स्ट डे 9.5, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद फिर 10 आ गया। और क्या होता है, इसकी डायरेक्ट ग्राफ ही बना दिखता है उनको, अगर वो हीमोग्लोबिन पे क्लिक करते हैं तो हीमोग्लोबिन का ही ग्राफ बना रहता है कि भाई क्या ट्रेंड्स हैं इसके, है ना। अब इससे मैंने 2 चीज करी, एक तो मैं ना रेगुलर बेसिस पे मैं इसका ग्राफ देखता गया कि भाई ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली पेशेंट ने रेस्पॉन्स किया और उसका हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव हो गया। एक तो वो हुआ, दूसरा क्या हुआ, हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव हो गया उसका, पहला तो, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, पेजेस भी बच गए प्रिंट आउट लेने से, है ना। तो मतलब एक तीर से 2 निशान लग गए इसमें। It's called optimum utilization of resources. Is this clear? Yes, sir.
जहां पर 2 एम्प्लॉय से काम हो सकता है तो वहां 4 नहीं बैठाने। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ एक और, बिलिंग में सबसे ज्यादा रश कब होगा आप मुझे बताओ। रश टाइमिंग्स कौन से होंगे बिलिंग में, आईपीडी बिलिंग में? सुबह के टाइम। नहीं, सुबह के टाइम आईपीडी बिलिंग में कभी भी उतना रश नहीं होगा। आपको ये पता है आईपीडी बिलिंग क्या होती है और ओपीडी बिलिंग क्या होती है? यस सर। क्या होता है? सर ओपीडी बिलिंग तो वो हो गई जो पेशेंट्स ओपीडी के आते हैं वहाँ पे बारी दिखा करके बिल पे करके चले जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और आईपीडी बिलिंग वो जो पेशेंट्स एडमिट हैं। वेरी गुड। तो आईपीडी बिलिंग जो पेशेंट्स एडमिट हैं वो डिस्चार्ज के लिए ही आते हैं, है ना? तो डिस्चार्ज कितने बजे होता है? सुबह 9 बजे डॉक्टर लिखता है डिस्चार्ज के लिए, और मैंने बताया 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो आराम से 2-2:30 बजे सुबह कोई पेशेंट अगर 9 बजे 10 बजे तक तो कोई पेशेंट आ ही नहीं सकता, किसी भी रूप में आ ही नहीं सकता 10 बजे तक तो पेशेंट, है ना? तो कितने बजे आएंगे अधिकतर? बिलिंग में रश कब होगा? 2 बजे से शुरू होगा रश। यस सर। और 2 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक रश रहेगा, ठीक है? तो अब एज अ गुड मैनेजर आपको क्या करना है कि जब रश टाइमिंग होंगे उस टाइम आपके सारे एम्प्लॉयज, मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉयज को डिप्लॉय करना है। तो आप उनकी शिफ्ट कौन सी लगाओगे कि भैया आप दोपहर को आओ। सुबह मतलब टोटल आपके में 5 एम्प्लॉयज हैं, सुबह अगर 5 एम्प्लॉय बुला कोई फायदा नहीं है। सुबह मैं 2 से भी काम चला सकता, लेकिन मुझे दोपहर को 5 चाहिए। तो सुबह 2 बुला लिए 9 to 5 में, दोपहर को 12 to 8 में मैंने और 3 बुला लिए, और 8 के बाद में रात को 1 हो गया। फिर रात के 8 बजे के बाद तो एक आदमी मैनेज कर ले, है ना? So it's called optimum utilization of resources. This is called optimum utilization of resources. समझ में आ रही है बात मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? यस सर। ओके, सो यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? आई थिंक नेक्स्ट क्लास में। और तुम लोग यार प्लीज टाइमली आ जाया करो क्लास में, क्योंकि मैं अभी इसको स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, ज्यादा टाइम है नहीं अपने पास में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे बताओ, आपका कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, कोई भी डाउट हो। एनीथिंग? डॉक्टर विशाखा, दिव्या, अब्दुल, एक और लड़का था ना, क्या नाम था उसका? वो उसमें आया नहीं दोबारा, मैंने देखा नहीं उसको। शिवम, डॉक्टर शिवम। हाँ डॉक्टर शिवम, कहाँ गए हो? पता नहीं। सर एक बार IAU रिपीट कर पाओगे प्लीज? अच्छा, IAU इज इनिशियल असेसमेंट यूनिट। जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास में कंसल्टेशन के लिए आता है, ओपीडी में कंसल्टेशन के लिए आया, ठीक है? तो अब उस पेशेंट को जैसे क्या होता है, डॉक्टर के पास तो अब बिलिंग जिसने ओपीडी कार्ड बनाया उसको डॉक्टर तो है नहीं, उसको पता नहीं कि भाई पेशेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी जल्दी दिखाने की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि पेशेंट को शायद चक्कर आ रहे हो, पेशेंट का शायद ब्लड ग्लूकोज शायद बहुत ज्यादा कम हो रहा हो, कुछ हो जाए उस पेशेंट को। तो क्या होता है कि वो मतलब वो पेशेंट आता है, एक अलग से एक यूनिट होता है, इनिशियल असेसमेंट यूनिट, जहाँ पेशेंट अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेता है, शुगर चेक करा लेता है, अपनी हिस्ट्री लिखवा लेता है कि भाई पूरा बताता है कि भाई मेरे को ये दिक्कतें हो रही हैं। क्या होता है, जनरल एमबीबीएस डॉक्टर होता है वहाँ पे, वो बैठा रहता है और वो लिख देता है उनका सारा। और उसका फायदा ये होता है कि जब वो मेन डॉक्टर कंसल्टेंट के पास में जाता है तो ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है उसके पास में, तो डॉक्टर का कंसल्टेशन टाइम अगर 10 मिनट है तो 5 मिनट में ही हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से डॉक्टर भी ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स को देख पाएगा। और दूसरा ये कि अगर उस पेशेंट की कोई दिक्कत होगी, अगर उस पेशेंट को कोई इनिशियली दिक्कत हो रही है उस वक्त जब वो ओपीडी के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, तो इमीडिएटली IAU में उससे पूछ लेंगे तो डॉक्टर इमीडिएटली अटेंड भी कर सकता है उसको। वो कहेगा कि उनको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो वो बोलेगा इमीडिएटली उसको अरेंज करके आईसीयू कह रहा हूँ, उसको कैजुअलिटी में भिजवा दिया जाएगा, इमरजेंसी में, है ना? तो मतलब
जो भी उसकी तो दोनों तरह से फायदा होता है। पेशेंट केयर भी इंप्रूव होता है, क्योंकि हम एकदम से कोई पेशेंट आएगा उसको बीपी वगैरह, नॉर्मली कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में बीपी वगैरह चेक करते हैं ना, बीपी शुगर बाकी और वाइटल्स वगैरह उसके चेक करते हैं, है ना, तो उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें हेल्प की जा सकती है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? नो सर, क्लियर सर। चलिए ठीक है, फिर मोस्ट प्रॉब्लली मैं कल क्लास लूंगा, तो वो आपको कल सुबह बता देंगे आपको, ठीक है? ओके। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। Okay, thank you, sir. गुड नाइट।